सभी दर्शकों को हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य बना जो पंजाब राज्य का हिस्सा था। प्रतिवर्ष 1 नवंबर को इसे हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह राज्य उत्तरी भारत का एक प्रमुख राज्य है जो कृषि, खेलकूद तथा तकनीकी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब आइए हम ये देखते हैं 1966 से और 2025 तक का तुलनात्मक सफर कैसा रहा, इसके बारे में हम मुख्य मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा की क्षेत्र में सुधार के बारे में देखते हैं कि 1966 जब हरियाणा बना तो हमारे क्षेत्र हमारे हरियाणा के अंदर शिक्षा के स्तर में क्या स्थिति थी, क्या स्थिति हमारी हरियाणा की थी। कुल मिलाकर के ये देखते हैं कि हरियाणा में यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो हरियाणा के बनने से पहले ही स्थापित थी। हरियाणा का अपना खुद का कोई 66 के बाद में कोई विश्वविद्यालय नहीं बना था। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी थी। और स्कूल कॉलेजों की हालत तो ये थी कि हर गांव के अंदर प्राइमरी भी जरूरी नहीं होता था, लेकिन प्राइमरी मान ले तो हाई स्कूल या मिडिल स्कूल हर गांव में नहीं होता था। और प्राइमरी के बाद में ज्यादातर गांवों को दूसरे किसी हाई स्कूल के अंदर 4-5 किलोमीटर पैदल जाकर के पूरा अपना एजुकेशन, पूरा मैट्रिकुलेशन की करनी पड़ती थी। ये थी हमारे 1966 की कई सालों तक की बात। लगभग 70-75 तक, 1970-75 तक भी ये काफी हालात ऐसी थी कि लोगों को पैदल पैदल जाकर दूसरे गांव में जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए 5वीं के बाद में। लेकिन आज हम देखते हैं, सीधी बात करें तो एक और देखते हैं हम। सबसे पहले दक्षिणी हरियाणा की बात मैं करूं तो ये देखता हूं कि दक्षिणी हरियाणा में अहिर कॉलेज रेवाड़ी 1945 में बना था। अहिर कॉलेज स्कूल था, बीएड और जेबीटी थे उस वक्त। और दूसरा 1955 में गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल बना था। और 1980 में रेवाड़ी और नारनौल के बीच में गवर्नमेंट संजय कॉलेज अटेली बना था, जो बाद में हरियाणा की गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था और आज वो गवर्नमेंट कॉलेज अटेली मंडी कहलाता है। तो इस प्रकार से 3 ही कॉलेज हमारे 1980 तक थे। और 1980 नहीं, 1985 के बाद तक भी ये लगभग 3 ही कॉलेज थे। और स्थिति ऐसी थी, दूर दूर तक के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, यानी कि बहुत कम जो है शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ था। 80-85 तक, 90 तक भी बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ था। लेकिन शिक्षा का सुधार अब इतना हुआ है कि आप देखते हैं कि साक्षरता दर 75.55% जनसंख्या साक्षर हो चुकी है। और पहले निरक्षर ज्यादा होते थे, अडल्ट एजुकेशन करके हम चाहते थे कि शिक्षित उनको करें। अब हम दक्षिणी हरियाणा की बात करें, ये हम देखते हैं कि कोरियावास गांव है, यहां पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई है और 100 सीटें यहां पर है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाटपाली महेंद्रगढ़ में खुल गया है। और एक रेवाड़ी के अंदर हमारा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर है, यहां पर भी यूनिवर्सिटी खुली है। इसी प्रकार से एम्स कुंड माजरा के अंदर अभी प्रोग्रेस में है। और इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बीएमएस का यहां पर जो है नारनौल के पास ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि शिक्षा के इतना सुधार हुआ है कि हमारे पास पूरे हरियाणा की बात करें तो लगभग 22 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं और स्कूल कॉलेजेस में काफी उन्नति हुई है। कॉलेज तो काफी डेवलप हुए हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं पूरे हरियाणा की बात करें तो आईएएस, आईपीएस जहां सपना होता था बनने का, आज काफी मात्रा में बच्चे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटीएंस, प्रोफेसर और टीचर और अदर सर्विसेज में बढ़िया नाम कमा रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और जागरूकता काफी आई है, शिक्षा के स्तर में काफी अधिक विकास हुआ है। और अभी भी हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। जिला गुड़गांव के अंदर हम देखते हैं तो काफी हब बन गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया लेवल के ऊपर। तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। अब हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र की बात भी करते हैं तो सन 1966 के अंदर तो
कृषि का क्षेत्र इतना था, हैंड टू माउथ ही था, मुश्किल से मानसून पर हमारी खेती निर्भर करती थी, और मानसून आती थी तो एक फसल होती थी साल में, अन्यथा नहीं भी होती थी। और खाने का तो ये था, बाजरा, दक्षिणी हरियाणा की बात करूं तो बाजरा और चने, ये खान पीन होता था। गेहूं का तो नाम मात्र ही होता था, बहुत मुश्किल से होता। लेकिन आज उसके बाद में 1966 के बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के बाद में जहां भूखमरी होती थी, जहां इंपोर्ट अनाज करना पड़ता था, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। बढ़िया गेहूं, चावल, अनाज, कपास, गन्ना, ये काफी वैरायटी के अंदर बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। और इसी प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे किसान भी जागरूक हुए, पढ़े लिखे किसान होते हैं जो काफी उन्नतशील होते हैं। कृषि क्षेत्र में काफी विकास किया गया है। शहरीकरण की बात करें तो जहां पहले 10% ही लोग शहरों में रहते थे और 90% लगभग गांव में रहते थे, लेकिन आज 34.88% जनसंख्या है शहरों में रहती है। अर्बनाइजेशन हो गया है, शिफ्ट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। ये सारा काम क्या है? जागरूकता होना, अपने आप को ट्रेन करना, वहां हमारा जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने आप खोलना और एजुकेशन ग्रहण करना और अच्छी तरह से रहना, ये इसका कारण मुख्य रूप से। इसी प्रकार से सड़कों का जाल भी बचा है। सड़कों का जाल तो दक्षिणी हरियाणा के अंदर देखें तो 1857 के बाद में जो राव तुलाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी थी, तो उन्होंने नाराज होकर के इस दक्षिणी हरियाणा को पूर्ण रूप से तोड़ फोड़ दिया था और कोई उन्नति का मार्ग उन्होंने नहीं दिया था। और ये अब जाकर के अब इसकी उन्नति हुई है। ये भी पर्टिकुलर देखेंगे 2014 के बाद में ही यहाँ पर मुख्य रूप से विकास होने लगा है। यहाँ मुख्य रूप से आज हम देखते हैं चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, 4-4 लेन की सड़कें हो गई हैं और हाईवेज हो गए हैं। चंडीगढ़ जाते हैं तो नारनौल से चंडीगढ़ जाते हैं तो 4 घंटे 4.5 घंटे मैक्सिमम लगते हैं, जबकि जहाँ 8-8 घंटे लगते हैं, हम दिल्ली से होकर के फिर आगे हम चंडीगढ़ जाते थे तो बहुत काफी हमें दिक्कतों का सामना करना था। तो आज जो है ये सुविधा बहुत बढ़िया हुई है। डी 152 डी जो हमारा है वो सीधा नारनौल से और चंडीगढ़ को रोड जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से सड़कों का जाल बन गया, प्रत्येक गांव सड़कों से जुड़ गया है और इसलिए आज ऐसा लगता है कि जैसे शहर, पूरा हरियाणा ही शहर बन गया हो। इसी प्रकार से आर्थिक स्थिति की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे इंडिया के जो अन्य स्टेट्स हैं उनके हिसाब से हमारा क्षेत्र है, हमारा हरियाणा है, वो काफी डेवलप्ड है। प्रति व्यक्ति आय काफी अधिक है और यहाँ पर जो है सुविधाएं भी काफी दी गई। यहाँ पेंशन भी कम से 3,000 से ऊपर हो गई है प्रति व्यक्ति, जो बुजुर्ग है उनके 60 साल से ऊपर उम्र है उनकी। इसी प्रकार से बिजली की बात करें तो पहले प्रत्येक गांव पहले ये तो जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जो है और भी कोई कमी रह गई है तो सोलर सिस्टम प्रोवाइड किए गए किसानों को सस्ते रेट पर, ताकि सब्सिडी के आधार पर बढ़िया बढ़िया प्लेट लगा सकते हैं हमारे सोलर प्लेट और लोगों के पास कोई कमी किसी प्रकार की नहीं रहने दी जाए। पीने के पानी की सुविधा हो तो 100% कर ही दी गई, हर गांव के अंदर पीने का पानी है। लेकिन 1966 में बात करें तो पीने के पानी की सुविधा नहीं थी, बाल्टियों से खींचते थे हम, कुओं से बाल्टियों से खींचते थे। नहाने के लिए भी हमारे पास पानी नहीं होता था, पीने के लिए बढ़िया पानी नहीं होता, अच्छा नहीं होता था। उसमें कीड़े होते थे और छान करके पानी को पीते थे और रस्सियों से खींचते थे और सारे दिन पानी के खींचने के लगे रहते थे और ये सुविधाएं नहीं थी। तो ये आज देखते हैं हमारे हरियाणा के अंदर काफी उन्नति पीने के पानी में हुई, वैसे काफी सुधार है। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी काफी सुधार हुआ है। हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज में काफी अधिक हुआ। पहले हैजा, चेचक या छोटी मोटी बीमारी होती उसके लिए भी कोई जो उपचार के लिए दूर दूर सेंटर होते थे, कई कई किलोमीटर जाकर के कोई एक पीएचसी वगैरह होता था। आज हम देखते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज काफी क्षेत्रों में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स आने लगे हैं, अपने अच्छे कोर्सेज करके अपने प्राइवेट को हमारे इंस्टीट्यूशन भी खोलते हैं, मेडिकल के अपने अस्पताल भी खोलते हैं और गवर्नमेंट के भी अस्पताल हैं वो काफी उन्नतिशील है, बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स उसमें पाए जाते हैं। बागवानी में वृद्धि की बात है तो अब जो है पहले ये सुविधाएं नहीं थी, आज बागवानी के लिए अच्छे फलदार पेड़ पौधे लगाने के लिए सरकार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, पैसा देती है उनका और वो लगा सकते हैं। इस प्रकार से एक बात जरूर है कि पीने के पानी की बात तो सही है, लेकिन कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आज भी बराबर नहीं हुआ है। हमने देखा था खुद ही 1983 में कैनाल खुदना शुरू हुई थी हमारे दक्षिण हरियाणा की। हमें उम्मीद थी कि शायद हमारे रहते रहते हम उसका पानी का नहर को हम देखेंगे, हमारे क्षेत्र में सारा पानी नहरों से मिलेगा, लेकिन आज तक भी नहरों से पानी कोई वृद्धि नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर स्टेटिस्टिकल डेटा देते हैं, गवर्नमेंट देखते हैं
तो जिला महेंद्रगढ़ में 1% से भी नीचे कैनाल वाटर है की सुविधा है, उपलब्ध है। तो पानी की सुविधा अभी जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, जबकि उत्तरी क्षेत्रों के अंदर, हरियाणा के अंदर जो है कई किसी क्षेत्र में 60% से ऊपर, किसी में 80% से ऊपर है। तो और यहाँ जो जिला महेंद्रगढ़ के अंदर पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ी समस्या, जिला महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इनके अंदर जो है पानी की कैनाली नहरी पानी की समस्या है। ट्यूबवेल से ही हमें अपना पानी खींच करके लेना पड़ता है, जो महंगा पड़ता है। और इस प्रकार से खेती में भी अंतर है, जहाँ नीचे से हम कम पानी होता है तो हमें बाजरे की फसलें उगानी पड़ती है, और जहाँ नहरें होती है वहाँ कपास, तो दोनों में रेट में भी अंतर आता है, इसलिए इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में भी अंतर आ जाता है। इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी का नहीं है, जिसकी जो है SYL आए तो बात बने, अन्यथा सरकार को कुछ ना कुछ जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी का जरूर करना चाहिए, ताकि दोनों क्षेत्रों में इक्वल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी किसानों की हो। क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में कैनाल ज्यादा है तो वाटर लॉगिंग की समस्या है, यहाँ पर नीचे पानी की, तो दोनों में इम्बैलेंस बनता है और फसलें भी इस प्रकार से कम पैसे की होती है, वो कैश क्रॉप होती है। अगले हम देखते हैं कि ये बातें, इसके अलावा हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण में भी हरियाणा ने काफी उन्नति की है। यहाँ देखें, कल्पना चावला स्कॉलरशिप है, जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, बढ़िया आगे बढ़ना चाहती हैं, बच्चियों के लिए काफी अधिक सुविधाएं दी है, ताकि पढ़ लिख करके अच्छी अच्छी पोस्ट ग्रहण करें और अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, हमारी लड़कियां हैं IAS IPS खूब बन रही हैं। और यहाँ तक कि हमारे पुलिस विभाग के साथ साथ हमारे आर्मी में भी अच्छे ऑफिसर्स जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं, और अच्छे अच्छे नेवी, एयरफोर्स वगैरह में भी अच्छे ये अचीवमेंट्स प्राप्त कर रही है। इसी प्रकार से यहाँ ये तो सही बात है, लेकिन हरियाणा में सांस्कृतिक संस्कारों में गिरावट जरूर आई है। पहले पेरेंट्स की बात मानते थे बच्चे, पेरेंट्स जो कह दिया वो मानते, बच्चे हमारे पेरेंट्स हमारे भलाई के लिए करते थे, उनको ये बच्चों को डर भी रहता था भी गलत काम ना करें, और उन पे दहशत भी होती, और पेरेंट्स की नजर भी बच्चों पर रहती, ताकि वो सही सलामत पढ़ाई भी लिखाई करें, उनकी सारी सुविधाएं भी पूरी करते थे, कम पैसे होने के बावजूद भी उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते, खाने पीने के लिए घी दूध का कोई कमी नहीं रहने देते थे, उनके अच्छे संस्कार होते थे, अच्छी बातें बच्चों को बताते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो वो सीखते थे बड़ों से कि किस तरह से बड़ा भाई, छोटा भाई, एक दूसरे का आदर कैसे किया जाता है। लेकिन आज वो बच्चों में एकल परिवार होने के कारण से संस्कार की बिल्कुल कमी आ गई, यहाँ तक कि 18 साल होते ही माँ बाप से पूरा पैसा खर्च करा लेते हैं, और लड़कियां और लड़के कोई कहना नहीं मानते हैं। जो ही शादी का समय आता है तो आपस में लव मैरिज कर लेते हैं। मैरिज तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो बताइए पेरेंट्स को भी, आप अचानक भाग जाते हो और बच्चों चिंता हो जाती है माँ बाप को, और सुसाइड भी कर लेते कई बार, तो कम से कम इतना तो है माँ बाप से सलाह तो ले, ताकि वो गलत सलाह तो देते नहीं, वो तो आपके सपोर्टर होते हैं, इनके अलावा कोई मदद भी नहीं होती है। ये कमी जो है हमें जरूर खली है। हम भी अब देखते हैं कि बच्चों को अवेयर करने के लिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई कम से कम माँ बाप की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपको शादी या अन्य कोई कार्य करते हो तो उसमें सलाह लेने में कोई जरूरत, क्योंकि उनका तजुर्बा होता है और उनके तजुर्बे का फायदा उठाना चाहिए। अन्यथा बच्चे एकदम जो है भावुकता के अंदर जो है लव मैरिज कर लेते हैं, या एक ही गोद के अंदर और एक ही गांव के अंदर शादी कर लेते हैं, जो हमारी कल्चर फिलहाल हरियाणा के अलाउ नहीं करती है। उससे पेरेंट्स को भी कई बार ऑनर किलिंग का कई बार ये हो जाता है, गुस्से के अंदर अपने बच्चों को या लड़कियों को कई बार ऑनर किलिंग की समस्याएं आ जाती हैं, या बच्चे कई बार पेरेंट्स के डर के मारे या समाज के डर के मारे सुसाइड भी कर लेते, क्यों, बेरोजगार बच्चे होते हैं और ऐसा काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई अपना जो है अभी माँ बाप की कहना माने, और समय के बदलाव के अनुसार जब बदलाव सारा आ जाएगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। लेकिन फिलहाल हमारा ट्रांजिशन जोन है, पुराने विचार और नए विचारों में चेंज आ रहा है, नए बच्चे और पुराने विचार आपस में धीरे धीरे सीख करके और आगे इसको अडॉप्ट करें। लिव इन रिलेशनशिप का भी आजकल जो एक रूल बना दिया गया है, जिसमें कोई भी लड़का या लड़की बिना गोत्र वगैरह के शादी कर सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे जो संस्कार हैं वो ऐसे नहीं है कि बिना सोचे समझे शादी करें। ये तो अमेरिका पैटर्न या ब्रिटेन पैटर्न है, जिसमें बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स का एक रिलेशन है, इसके अलावा और माता पिता का, नाना नानी का, चाचा चाचे का ये रिलेशन नहीं माना जाता है। वो हमारे यहाँ कल्चर अभी है, तो ये इसमें थोड़ा सा गिरावट है। इसलिए हर पेरेंट्स को समझ करके अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए भी एक गोत्र का होता है, वो भाई बहन ही होते हैं, उनमें आपस में अवॉइड करें। और एक गांव के अंदर भी भाई बहन ही पहले तो 100% ही मानते थे, लेकिन आज ये बच्चों के अंदर जो है
मन भावना है उसमें परिवर्तन आ गया, उनको दोबारा से उनको समझाया जाए ताकि अपने सिस्टम से रहें, और सिस्टम रहे तो अन्यथा सुसाइड वगैरह ना करें, और ये भावनाएं उनमें जागृत करनी चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं पुलिस विभाग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है। 1966 में 1966 में तो बुरा ही हाल था पुलिस का। वो तो समझते कोई भी अगर मदद लेने पुलिस में आता था सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते थे, और गाली गलौज देना, मारना पीटना तो एक आम बात थी। हमने खुद देखा 1992 तक भी, 1992 नहीं, काफी लेट तक भी, 2000 से भी ज्यादा तक भी कोई ज्यादा इज्जत नहीं देते थे। कोई थाने में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता तो जल्दी जाता ही नहीं था, एंट्री गेट में करते थे और शर्म आती थी कि भाई हम गेट में एंट्री कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर बच्चों को भेजते तो खुशी होती थी, लेकिन गेट के अंदर खुद ही पढ़ा लिखा जाता, पता यार गाली गलौज देगी, पता नहीं क्या है। और इंक्वायरी ऑफिसर, एक एक क्लास 1 ऑफिसर की इंक्वायरी हवलदार या एएसआई, हवलदार ज्यादातर करते थे और अब भी करते हैं। तो इस प्रकार से अंतर बहुत ज्यादा आया है, फर्क आया है थोड़ा सा। 92 की एक कहानी तो मैं एक शॉर्टकट बातें बताना चाहूंगा कि 1992 के अंदर में एक अच्छे काम के लिए गया था, सही काम के लिए गया था, लेकिन जो एसओचओ था उसने दूसरी पार्टी जो गलत थी उसको सुधारने की बात हमने कही थी, उनको समझाओ, समझाने जाओ, उससे 5,000 रुपए ले लिए और हमें गिरफ्तार करके हमें थाने में बैठा लिया। ये मेरी खुद की बात, जो मैं जबकि मैं एक लेक्चरर था, लेकिन मैंने ये अच्छी बात है, मैंने जो है एसपी साहब से मिल करके दोबारा से अपने जमानत करवाई दूसरे दिन, और आज जो बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं कुछ रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो है मेरी पूरी बात सुनी और सुन करके उस एसएचओ को सस्पेंड भी किया एसपी साहब ने, और उसको लाइन हाजिर भी किया, सस्पेंड भी किया। तो ये तो चला कि जब हम उस वक्त जो है खाली हम एसएचओ के बाद में आगे नहीं जाते थे, लोग पढ़े लिखे डरते थे एसएचओ से। तो आज जो अवेयरनेस आई है कि कोई गलत काम करता है तो आप बड़े अफसर के दायरे में मिल सकते हो और वो आपकी मदद करते हैं, इतना तो जरूर आया है। लेकिन अब जो है काफी अंतर आया है, अब बैठने के लिए भी सीट भी दी जाती है, अब ढंग से भी बातें की जाती है, लेकिन पहले ये बातें बिल्कुल भी नहीं, जो मैं पहले फेस कर चुका हूं। मैं ईमानदार होने के कारण से मेरा ही चालान काट दिया गया था, तो ये मैं देखा हूं कि उस दिन के बाद मैंने देखा कि भाई ये डिपार्टमेंट में काफी अब बदलाव आया है, बाकी उस वक्त बहुत बुरा हाल था। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र हमारा जो क्षेत्र है, ये भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश दिया है यहाँ पर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ गीता का ज्ञान दिया गया, किस तरह से हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें गीता का ज्ञान लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने प्रसार किया। ये हरि भूमि हरियाणा कहलाती है, ये हरि का घर बोला, अबोर्ड ऑफ गॉड, इसलिए बाबा रामदेव हैं यहाँ पर, जिला महेंद्रगढ़ के ही हैं। यहाँ अंतरराष्ट्रीय योग में योग शिक्षा पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई है। तो ये यहाँ पर कोई कमी नहीं है, यहाँ पर संतों की कोई कमी नहीं। ऋषि चवर ऋषि थे हमारे नारनौल के पास ही, यहाँ डोसी है पहाड़ है, यहाँ पर जो है च्यवनप्राश जो पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रसिद्ध है, यहीं से हुआ है। तो हरियाणा एक अपने आप में एक स्वर्ग माना जाता है, पहले भी स्वर्ग माना जाता था, आज भी एक स्वर्ग की जगह है, जहां पर हर प्रकार से खेती बाड़ी है, रहन सहन है, खाने के लिए दूध घी है, आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह से हम रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। तो ये आज हमारा जो है हरियाणा है, इसमें उन्नति की है और भी आगे उन्नति की संभावनाएं बढ़ रही है, आगे आगे और डेवलपमेंट, और हर क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं और बढ़िया जो है तरीके से हरियाणा बढ़ेगा। ये भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस पूरे हरियाणा को और उन्नतिशील बनाए, और हमारे जो भी बच्चे हैं ज्यादातर पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जब पहले हम फोरेंसिक साइंस के पढ़े लिखे एमएससी बच्चे तो बात छोड़ो, एक छोटा सा कोर्स होता वो भी नहीं होते, आज हमारे ही यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर फोरेंसिक साइंस के कोर्सेज भी चालू हो गए हैं, जिसमें बच्चे एमएससी और पीएचडी कर करके बढ़िया बढ़िया पोस्टों पे आगे आ रहे हैं। तो काफी जो बढ़िया किताबें फॉरेन ऑथर्स की हैं वो पढ़ते हैं बच्चे, और उनमें पूरा ज्ञान भी होता है। तो अब जो है हम देखते हैं शिक्षा का स्तर भी काफी अधिक उन्नतिशील होता जा रहा है, हर क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बढ़ रहा जा रहा है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये बच्चे और बढ़े, हमारा देश और बढ़े, हमारा हरियाणा और बढ़े, और देश की एकता के लिए सारे एकजुट रहें, क्योंकि यहाँ के हरियाणा के अंदर जो है जो वीर रहे हैं बहुत मजबूत रहे। देश के अंदर जब भी कोई आपत्ति आई है तो उन्होंने डट करके मुकाबला किया, चाहे चीन की लड़ाई हो, चाहे 1971 की हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, यहाँ पर जो है वीरों ने मजबूती के साथ। इसके अलावा भी देश स्वतंत्र होने के समय भी यहाँ के वीरों ने बड़ी अपनी कुर्बानी दी, अपनी खून देने के लिए भी तैयार हुए और अपने जो है वहां पर हुए। कुल मिलाकर मेरे गांव से भी दो मेरे खुद ताऊ जी थे तो सुभाष चंद्र बोस के अंदर साथ रह करके वहां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को भगाया, वो हमें बताते थे। और उसके बाद में
हमें भी उनके बारे में पता चलता है। देश की एकता के लिए अपने आप को जो है कुर्बान कर देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देश सब कुछ है, बड़ा है, तो हरियाणा के लोग हर क्षेत्र में आगे रहते हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा की बात हो या अन्य प्रकार की बात हो। धन्यवाद, थैंक यू।